नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के एक और शानदार क्लास में। अभी पिछली क्लासों में हमने परसेंटेज के जितने भी टाइप के सवाल थे उन सभी को सीख लिया है। और ये क्लास थोड़ा और पहले आ जानी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल सेटअप्स की तैयारी करने के लिए मुझे थोड़ा सा वेट आपको कराना पड़ा। इसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं हम आपसे। लेकिन अब सारी क्लासेस बहुत शानदार तरीके से और बेहतरीन तरीके से आपके सामने हम प्रेजेंट किया करेंगे, और जिससे आपका समय बिल्कुल जाया ना जाए और वक्त पर हम आरआरबी एनटीपीसी का पूरा सिलेबस, जैसा कि मैंने वादा किया है, उसे मैं पूरा कर सकूं। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की रहेगी, और ये क्लास में हम ओनली कॉन्सेप्ट सीखेंगे, केवल और केवल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और कॉन्सेप्ट सीखने का सिर्फ एक मात्र पर्पज़ है इस वीडियो में, इसलिए सिर्फ कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जब भी कभी हम सवाल करने जाएं तो हमें सारे कॉन्सेप्ट याद रहें। एग्ज़ाम हॉल में बैठते समय हमें, आपको भी महसूस हुआ होगा ऐसा, कि सही अप्रोच जो है ना वो हमें हमारा माइंड क्लिक नहीं करता, और जब हमारा माइंड सही अप्रोच क्लिक नहीं करता तो उसी में हमें समय लगना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए, और उसके लिए ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। और ये वीडियो आप सेव करके रख लीजिए, क्योंकि भविष्य में जब भी कभी आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो यही वीडियो काम आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, और इसमें क्या क्या चीज़ें सीखेंगे वो उन सभी पे हम आज चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात कि आज की क्लास में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला, हम कॉन्सेप्ट्स जानेंगे, जितने भी तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं इस्तेमाल में आएंगे उन सभी कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। बेसिक टाइप्स के क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, उनको हम सीखेंगे। मनी इक्वल मेथड क्या होता है, इस पे सवाल कैसे बनते हैं और किस तरीके से इन्हें हल किया जाता है और अप्रोच कैसे लिया जाता है, वो सभी चीज़ें हम सीखेंगे। क्वांटिटी इक्वल मेथड ये क्या है, किस तरीके के सवाल बनते हैं, कैसे हमें इसमें सवालों को करना होता है, वो भी हम जानेंगे आज की क्लास में। टू आर्टिकल कॉन्सेप्ट, ये टू आर्टिकल कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में जानेंगे, कि टू आर्टिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता सकूं तो टू आर्टिकल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत दो वस्तुओं को खरीदने अथवा बेचने की बात करता है, और दोनों वस्तुओं का कभी कहेगा कि सीपी सेम है और कभी कहेगा कि एसपी सेम है, और इस पर सवाल को पूछ लेता है। इसके अलावा सक्सेसिव प्राइस चेंज, सक्सेसिव प्राइस चेंज ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, सक्सेसिव प्राइस चेंज का अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दूं तो ये कुछ इस तरीके के हैं, जैसे कि जब हम किसी अ, सामान को खरीदते हैं, और उससे मान लेते हैं कि ए ने एक सामान को खरीदा और थोड़ी सी मरम्मत वगैरह करा के इसको बी को बेच दिया, और बी ने भी क्या किया, कुछ दिन यूज किया, उसके बाद सी को बेच दिया। तो इस तरीके से जो ये क्रमवार एक ही सामान कई हाथों में कई लोगों को जो बेचा जा रहा है, इसी को हम परसेंटेज में भी इस्तेमाल हम लोगों ने किया है, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका इस्तेमाल होता है, जिसे हम सक्सेसिव प्राइस चेंज के नाम से जानेंगे। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आखिर मार्केट क्या है, मार्केट में रेट कैसे डिसाइड होता है, एमआरपी क्या है, इन सभी के बारे में। और फिर उसके बाद कॉस्ट प्राइस, एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे इनको तय किया जाता है और इस पे सवाल कैसे बनते हैं, उन सभी चीज़ों को जानेंगे। डिस्काउंट्स के बारे में जानेंगे। डिस्काउंट्स दो तरीके से दिया जाता है, एक तो परसेंटेज के हिसाब से दे देता है, और एक देता है कि अगर आप 3 वस्तु खरीदेंगे तो आपको 2 वस्तु का छूट मिलेगा, है ना। आप जब 2 खरीदते हैं तो एक का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके के भी सवाल पूछते हैं, उनको भी हम समझेंगे। डिसऑनेस्ट, बेईमान दुकानदार, ठीक है, इसके भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, आज ही सीखेंगे। और इसके अलावा अगर कुछ बच गया तो उसे हम मिसलेनियस में कवर करेंगे।
ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। और आज के वीडियो में क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट रहने वाला है, तो हम छोटे मोटे सवालों के जरिए सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे, और इसके आगे की क्लासों में सारे सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगले स्लाइड पे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है लाभ और हानि। लाभ और हानि क्या है, तो जरा सबसे पहले बात करते हैं आखिर लाभ क्या है। क्या होता है लाभ, कब होता है लाभ। देखिए, लाभ तभी होगा जब आप किसी वस्तु को बेचते हैं। जब आप किसी वस्तु को बेचते हैं, आप बेचेंगे कब, जब आप किसी वस्तु को खरीदेंगे। खरीदेंगे, बिना खरीदे आप बेच नहीं सकते। अब इसके लिए जरूरी है कि हम वस्तु को पहले खरीदें। खरीदने का मतलब हम उसे क्रय करें, इसीलिए कहा जाता है क्रय मूल्य। वस्तु को खरीदने में हमारा क्या रेट लगा है, क्या रेट है उस वस्तु का, जिस रेट पे हम खरीद रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। और जब हमने वस्तु को बेचा तो उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। किस रेट में हमने सामान को बेचा, वो हमारा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ही हम सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को हम एसपी से रिप्रेजेंट करेंगे, सेलिंग प्राइस। और लाभ को हम प्रॉफिट, प्रॉफिट से डिनोट करेंगे वाले। तो जब भी कहीं पर अगर मैं सीपी लिखूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं क्रय मूल्य का बात कर रहा हूं। कहीं पे अगर मैं एसपी लिखता हूं तो आप समझ जाइए कि मैं विक्रय मूल्य कह रहा हूं। और कहीं पर भी अगर मैं लाभ की चर्चा करूं तो आप जान जाइएगा कि मैं लाभ की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो लाभ कब होगा। लाभ होगा तब आपको, जब आप, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा है और उसे 120 रुपया में बेच दिया है। 100 में खरीदा है और 120 में बेच दिया है, तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा कि हमें 20 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। 20 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमें 20 रुपया का प्रॉफिट दिख रहा है, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस हो वो ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए हमारे कास्ट प्राइस से। ठीक है, हमारे कास्ट प्राइस से हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट होगा, वरना प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर हम प्रॉफिट के लिए एक बेसिक फार्मूला जैसा कुछ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि प्रॉफिट हमारा बराबर होगा, अगर हमारे पास जो हमारा सेलिंग प्राइस, क्योंकि बड़ा सेलिंग प्राइस है, बड़े से छोटे को घटाते हैं, सेलिंग प्राइस से अपना कॉस्ट प्राइस अगर हम घटा देते हैं तो हमें प्रॉफिट निकल के आ जाता है। ठीक है, हमें क्या मिल जाता है, हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाता है। और अगर हम 100 वाले सामान को ही मान लेते हैं 90 में बेच दिया हमने, तो हमें दिख रहा है कि हमें घाटा लग गया है। कितने रुपया का घाटा लग गया है, तो इसमें हमें 10 रुपये का घाटा लग रहा है। 10 रुपये का घाटा लग रहा है। घाटा कब लग रहा है, जब हम खरीदी गए रेट से कम में बेच देते हैं। जब हम खरीदे गए रेट से थोड़ा कम में बेच देते हैं तो हमें घाटा लग जाता है। तो लॉस क्या होगा, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस सीपी। तो हम सीपी माइनस एसपी करते हैं, जिससे कि हमारा घाटा, हानि, लॉस निकल आता है। ये पी का मतलब है लाभ और एल का मतलब यहाँ पर है हानि। ठीक है, इसके पहले भी मैंने बता दिया है कि एसपी जब भी मैं लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा विक्रय मूल्य है, और सीपी लिखने का अर्थ है कि ये हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों मिल गए। थोड़ा सा मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा। जो अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ लिया है, वो ये पढ़ा था कि कोई भी संख्या ए हो, और अगर हम उसको बढ़ा दें किसी परसेंटेज से, x% से बढ़ा दें, तो वो बी बन जाएगी। तो जो ये पीछे हमने परसेंटेज में ये चीज़ें पढ़ी थी,
उसका सीधा संबंध प्रॉफिट एंड लॉस में भी है। मैं आपको ज़रा दिखाना चाहता हूँ। देखिए, कोई वस्तु अगर ए है तो जो परसेंटेज में ए हमारा वस्तु संख्या थी, वो हमारा लाभ और हानि में सीपी का काम करता है, क्रय मूल्य का काम करता है। और वहीं जो हमारा बढ़ाने के बाद या अथवा घटाने के बाद जो हमारी संख्या आती थी, वो लाभ और हानि में सेलिंग प्राइस का काम करता है। जो हमारे पास परसेंटेज में वृद्धि है, इसे हम लोग प्रॉफिट परसेंट या लाभ परसेंट, आप जो चाहें सो कह सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट या लाभ परसेंट कहते हैं। ठीक ऐसे ही अगर ए किसी परसेंटेज से कम होकर बी बन जाए, तो इसका क्या अर्थ है? इसमें भी सेम सारी चीज़ें काम करेंगी। ये ए हमारा जो है वो सीपी है, बी हमारा ये हमारा एसपी है, और अगर घट गया है किसी परसेंटेज से तो इसका मतलब हमें लॉस हो गया है, तो ये हमारा हानि परसेंटेज होता है। कैसे निकालते हैं? हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था, सॉरी परसेंटेज में पढ़ा था कि ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हम इन दोनों में देखें, जैसे हमारा 100 का क्रय मूल्य था और हमने इसे 120 में बेच दिया था, तो हमें कितने रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है? हमें 20 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। हमने अगर परसेंटेज में बताना चाहा कि कितने परसेंट का प्रॉफिट दिख रहा, तो हमने कहा कि हमारा बढ़ा हुआ है 20। किस में बढ़ा हुआ है? बेस वैल्यू क्या है? 100 है, बटे 100 इंटू 100। इसको जब आप हल करिएगा तो आ जाएगा 20%। ऐसे ही अगर हानि का निकालना है, तो हानि में भी देखिए आप 10 की कमी हुई है, किस पे? 100 पे। और 100 पे हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 100 पे किसी वस्तु की हम तुलना करते हैं तो वो उसी का परसेंटेज भी हो जाता है। जैसे यहाँ पर 10 रुपया है और ये 100 पे हम इसका तुलना कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब 10% ही उत्तर आएगा। आप हल करिएगा तो कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। अगर आप इसके लिए फार्मूला याद करना चाहते हैं तो वो भी मैं लिख दूँ, लेकिन उसकी आवश्यकता है नहीं। आप नॉर्मली समझ सकते हैं, ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें लाभ हो जाएगा और कम में बेचेंगे तो हानि हो जाएगा। और जितना ज़्यादा में बेचा है वो बटे क्रय मूल्य हमारा इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास हमारा लाभ का परसेंटेज या हानि का परसेंटेज आ जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो इसके अलावा अब अभी हमने सीख लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, किस तरीके से, जो बेसिक हमारा है वो हमने सीख लिया। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए सिर्फ आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितना भी पैसा आपके जेब से खर्च होता है, जेब से खर्च रुपया, यही क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य जैसे मान लेते हैं एक साइकिल खरीदा किसी ने, कीमत थी उसकी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में एक साइकिल को खरीदा। साइकिल खरीदने के बाद साइकिल खरीदने के बाद उसने देखा कि थोड़ी सी उसमें डेंटिंग पेंटिंग की कमी थी, अच्छी नहीं लग रही थी। उसने क्या किया, थोड़ा सा इसमें पेंट करवा लिया, और पेंट करवाने में उसके 1,000 रुपये चले गए। 1,000 रुपये और खर्च हो गए। फिर देखा उसने कि पेंट हो गया, लेकिन थोड़ा सा वो मॉडर्नाइज नहीं लग रही थी। थोड़ा सा उसके और अच्छा बनाने के लिए, उसने मॉडिफाई कराने के लिए कुछ लाइटें वगैरह भी लगवा दी। लाइट लगवा दी, 500 रुपया उसमें भी खर्च कर दिया। अब 1,000 रुपया पेंटिंग में खर्च कर दिया, 500 रुपया लाइटिंग में खर्च कर दिया। और फिर उसके बाद इसने क्या किया, इसने इस साइकिल को रोहन को बेचना चाहा। रोहन को बेचना चाहा।
अब सवाल ये उठता है कि रोहन को कितने में बेचे, रोहन को कितने में बेचे। तो सबसे पहली बात, जो साइकिल थी, साइकिल थी, उसकी क्या कीमत थी? उसकी कीमत हमारी 10,000 रुपया थी। अब इसने कितना कितना खर्च किया इस साइकिल के पीछे, जितना भी इसके जेब से खर्च हुआ है वो सारा इसके कास्ट प्राइस में जुड़ेगा। पेंटिंग में कितना खर्च किया? पेंट में खर्च किया इसने 1,000 रुपया, 1,000 रुपया खर्च कर दिया। लाइट में कितना खर्च कर दिया? लाइट में खर्च कर दिया 500 रुपये। तो टोटल कितना खर्चा हो गया? 0 0 5 और 1 और 1। टोटल जो इसका खर्च बन रहा है वो 11,500 रुपया बन रहा है। अब अगर रोहन को वो 11,500 रुपये में बेचता है तो क्या इस व्यक्ति को कोई प्रॉफिट ये होगा कि नहीं होगा? तो आप बताइएगा, क्या प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना पैसा उसने अपने जेब से खर्च किया था, बेचने के बाद उसे उतना ही पैसा मिल रहा है, जिससे कि उसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। लेकिन अगर प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना होगा? इसी पैसे को उसे बढ़ाना होगा। जितना भी प्रॉफिट चाहिए, जितना परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, उसे उतना बढ़ाना होगा। मान लेते हैं उसकी इच्छा है कि उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो उसे क्या करना होगा? उसे अपने इस 11,500 को 20% से बढ़ाना होगा। 11,500 का 20% कितना होता है? तो 11,500 का 20% निकालने के लिए आप चाहे तो गुणा करके 100 कर लीजिए, वरना साफ साफ आपको दिख रहा कि यहाँ पे 10% हमारा 11,50 है, और 11,50 को जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 20% आ जाएगा। 5 15 दूना 30 और 2 2300 आ जाएगा। इसका मतलब ये कि हमें 2300 रुपया ज़्यादा में बेचना होगा। 0 0 5 3 8 3 और 1। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, जिसमें कि हम रोहन को बेचेंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि एकदम आराम से, एकदम शालीनता के साथ में आपको रियल एग्जांपल्स के जरिए प्रॉफिट एंड लॉस एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिखा दूं। ठीक। तो जो क्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य क्या है? आपके जेब से खर्च, जितना भी रुपया आप अपनी जेब से खर्च करेंगे। अगर मान लो मैं साइकिल लाने कहीं गया हूँ, और लाने के दौरान कहीं पे मैं चाय पी रहा हूँ, कहीं पे नाश्ता कर रहा हूँ, जो भी खर्चा कर रहा हूँ उस साइकिल को लाने के पीछे, वो सारा कुछ मैं अपनी साइकिल के कॉस्ट में जोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए। और हर व्यक्ति प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, तो प्रॉफिट चाहिए, इसके लिए हम उस वस्तु के रेट को बढ़ाकर लिखेंगे। क्लियर है बात? अब पढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट। अगला, मनी इक्वल मेथड। क्या है मनी इक्वल मेथड? जैसे क्वेश्चन के जरिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा समझते हैं। इस तरीके के सवाल आते हैं। कह रहा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कहने का अर्थ है इसका? इसका कहने का मतलब है कि 20 वस्तु 20 वस्तु को आप खरीदने में जितना पैसा खर्च करते हैं, 20 वस्तु को खरीदने में आप जितना पैसा खर्च करते हैं, मान लेते हैं कि इस 20 वस्तु को खरीदने में हमने x रुपया खर्च किया, तो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तु को बेचने पे x रुपया मिल जा रहा है मुझे। खरीदते वक्त मुझे x रुपया खर्च करना पड़ा, और मुझे 20 वस्तु मिली, ज्यादा वस्तु मिली, 20 मिली ना। और मैं जब 15 ही बेच दिया ना, तो मुझे बेचने पर x तो रिकवरी हो गई। अभी मेरे पास 5 वस्तु और बची है, 5। इसका मतलब ये है कि मैं अगर 5 और बेचूंगा मुझे फायदा हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे सोचेंगे, इसको सवाल को पढ़ के ऐसे ही सोचना है कि 20 वस्तु जब उसने खरीदा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है ना? तो इस तरीके से समझना है। अब इसका हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि कैसे सवाल को करना है, कैसे लिखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करना है? देखिए, सबसे पहला काम, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो हमें लिखना है कि 20 का जो हमारा सीपी है वो बराबर है 15 के एसपी के। ठीक है? जब भी इस टाइप का सवाल आएगा आपको यही करना है। 20 वस्तु का सीपी हमारे 15 वस्तु के एसपी के बराबर है,
तो यहाँ से अगर हम अपना सीपी और एसपी का रेशियो पता करना चाहें, सीपी और एसपी का रेशियो पता करना चाहें, तो सीपी का रेशियो हमारा होगा बराबर के उस पार 15 और एसपी का रेशियो हमारा होगा बराबर के इस पार 20। अब यहाँ पे आप समझिए क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमारा कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 15 है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 20 है। अगर 15 का सामान आप 20 में बेच रहे हैं तो बताइए आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 5 रुपये का प्रॉफिट आपको साफ साफ दिख रहा है। किस पे हुआ, 15 पे हुआ। तो 5/15 परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15 और 3 से जब 100 को भाग करिएगा तो 33 से ही 1/3% हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इस तरह के जितने भी सवाल हैं उसको आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट के जरिए, इस तरीके के जरिए कर सकते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जनरली कई सारे बच्चे एक गलती करते हैं, वो कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, सीखने के बाद अपनी स्मार्टनेस दिखाते हैं और अपने तरीके से लिखना शुरू कर देते हैं। आपको सिर्फ इतना ही मुझे कहना है कि आप शुरुआत में जैसा मैं बता रहा हूँ आप उस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाइए। एक बार आप एक्सपर्ट बन जाइए, फिर उसके बाद आपको जैसे मन चाहे वैसे लगाइए, लिखिए मत लिखिए, है ना। और लिखना ना पड़े यही चाहते हैं हम भी कि आपको लिखना ही ना पड़े, आप ओरली कर पाएँ, ठीक है। पर शुरुआत में आपको ध्यान देना है, आपको शुरुआत में ध्यान देना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर शुरुआत में आप सही तरीके से नहीं लिखेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। सेम यहाँ पर एक सवाल और है आपके लिए। कह रहा है कि व्यक्ति 16 वस्तु को बेचकर 25% का लाभ कमाता है, मतलब 16 को जब बेचा ना तो उसको 25% का प्रॉफिट हो गया। तो उसने उतने ही रुपए में कितनी वस्तुओं को खरीदा होगा, ठीक है। ये एक ये भी हमारा पीछे वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था मनी इक्वल, उसी पे बेस्ड है, मनी इक्वल पे ही आधारित है, मनी इक्वल पे ही आधारित है। तो समझते हैं जरा मनी इक्वल पे। इस तरह जब प्रॉफिट पहले दे दे तो क्या करेंगे, जब पहले प्रॉफिट दे देना तो हमें करना है कुछ इस तरीके से। सबसे पहला काम, हमें परसेंटेज जो प्रॉफिट का हुआ है या हानि का हुआ है आप उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 25% का मतलब है 1/4, मतलब ये कि जो हमारा पैसे के रूप में 4 का सामान था उसे जब हमने 5 में बेचा, 5 में बेचा तब हमें जाके प्रॉफिट हुआ है। लेकिन क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी पूछ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि भैया हमारा जो क्वांटिटी होगा ना वो पैसे का उल्टा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब 4 में 5 वस्तु खरीदी गई थी और 5 में 4 वस्तु बेची जा रही है। कितनी वस्तु बेची जा रही है, 5 में 4 बेची जा रही है और 4 में 5 खरीदी गई होगी। ये क्वांटिटी हमने लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद इससे हमने पैसे का रेशियो लिख लिया कि 4 का सामान हमने 5 में बेचा है। और जब हम पैसे का रिवर्स रेशियो बनाते हैं तो हमें क्वांटिटी का रेशियो मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे सामने दिया है कि एक व्यक्ति 16 वस्तुओं को बेचता है, सेल करता है, बेचने का मतलब सेल किया। और यहाँ पर ये सीपी था और ये हमारा एसपी का था। तो एसपी में हमने कितनी वस्तु बेची है, 16 वस्तु बेची है। इसका मतलब 4 हमारा 16 के इक्विवेलेंट है। कितने गुना है, 4 गुना है। तो वैसे ही हमारा 5 भी 4 गुना हो जाएगा, 5 चौके 20। हमने कितनी वस्तु खरीदी थी, 20 वस्तु खरीदी थी और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीका है, बेहतरीन तरीका है, गलती होने के 0% चांस है, आप गलती कर ही नहीं सकते, ऐसा तरीका मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है क्वांटिटी इक्वल मेथड। क्या होता है, ये मनी इक्वल का ही एक आगे का भाग है कि मनी इक्वल जैसे था उसी तरीके से ये भी
क्वांटिटी इक्वल भी हमारा है। ठीक है, तो अब जरा हम क्वांटिटी इक्वल पे भी चर्चा करते हैं और क्या है कैसे इसको करते हैं देखते हैं जरा। सबसे पहली बात कि कह रहा कि 4 रुपए की दर से 5 वस्तु को खरीदने और 5 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर होने वाला लाभ अथवा हानि परसेंटेज क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से हमें लिखना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, वो पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एक तरफ आपको लिख लेना है कि रेट क्या है और दूसरे तरफ आपको लिख लेना है क्वांटिटी क्या है। ठीक है, रेट हमारा कॉस्ट प्राइस का रेट क्या क्या है और सेलिंग प्राइस का रेट क्या क्या है। कॉस्ट प्राइस का रेट 4 रुपया है और 4 में हम कितनी वस्तु को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, सॉरी 5 वस्तु खरीद रहे हैं। बेचते वक्त हमने 5 रुपया में सिर्फ 4 वस्तु बेची है, 5 रुपए में 4 वस्तु बेची है। तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे उसमें हमारा काम होगा भैया क्वांटिटी को इक्वल कर लिया जाए, क्योंकि अगर क्वांटिटी इक्वल रहती है तो हमें साफ समझ में आता है कि प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे अगर 4 रुपए में हम 5 वस्तु खरीदते और 5 ही वस्तु को हम कुछ पैसे में बेच देते तो हमें पता होता कि जितनी वस्तु हमने खरीदी थी सारी की सारी हमने बेच दिया है। तो कितना पैसा हमारे पास मिला है, हमको कितना पैसा मिला है हम आराम से बता लेंगे। लेकिन जब कुछ वस्तु हमारे पास बच जाती है तो फिर थोड़ा सा संशय पैदा हो जाता है कि कैसे किया जाए इसको। तो सबसे आसान तरीका है कि हम पहले इनकी क्वांटिटी को इक्वल कर लें। क्वांटिटी इक्वल करने के लिए देखिए यहाँ पर 5 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को 4 से गुणा कर देंगे और इस वाले को 5 से गुणा कर देंगे। और जैसे ही हम गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद हमारा नंबर हो जाएगा 4 चौके 16, 5 चौके 20 और 5 पचम 25 और 5 चौके 20। अब आप ध्यान पे देखिए, क्वांटिटी हमारी बराबर हो गई। 16 रुपया में 20 वस्तु खरीदी थी और 25 रुपया में 20 को बेच दिया, प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप कितने का दिख रहा है, 9 का प्रॉफिट दिख रहा है, 9 का। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, 16 है। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। सॉल्व करते हैं, 4 चौके 16, 25 चौके 100 और 25 नवैया 225 और भागे 4, 4 से काट दो, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 25। तो आंसर आंसर निकल के आ जाएगा 56.25% का प्रॉफिट। ठीक है, क्वांटिटी इक्वल के कोई भी सवाल हो तो हमें क्या करना है, हमें क्वांटिटी को बराबर कर लेना है। ये सवाल ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी तरह के सवालों पे, आप ये कॉन्सेप्ट कहीं पर भी लगा सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पज है कि आप इस चीज़ों को सीखें। केवल सवाल के अंदर ये कैसे अप्लाई किए जाते हैं, कैसे इनको यूज किया जाता है, वो पहले हम सीख लेते हैं। अगला, 6 रुपए की दर से 5 वस्तु को खरीदने और 8 रुपए की दर से 9 वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ या हानि। एक सवाल हमने और ले लिया है, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हमें लिख लेना है कि एक तरफ हमारा रेट क्या है, एक तरफ हमारा रेट क्या है और दूसरी तरफ हमारी क्वांटिटी क्या है। रेट हमने लिख लिया, कॉस्ट हमारा 6 का है, 6 रुपए में मैंने 5 खरीदा, 8 में बेचा 6 को। ठीक है, क्वांटिटी को इक्वल करते हैं, ऊपर किया 6 का गुणा, नीचे किया 5 का गुणा। अब हमें सिर्फ क्वांटिटी लिखना है, क्वांटिटी तो बराबर हो जाएगी, हमें सिर्फ रेट लिखना है। तो 6 छंग 36, 36 का सीपी है और 8 पंच 40, 40 का एसपी है। सीपी हमारा कितना है, 36 का, और एसपी कितना है, 40 का। कितने का प्रॉफिट हो गया, तो भैया कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, 4 का प्रॉफिट दिख रहा है। किस पे, 36 पे। 4 से डिवाइड कर दो, 4 नवा 36 और 1/9 हमारा कितना होता है फ्रैक्शन में, ये किसका फ्रैक्शन मान है, 11 सही 1/9%। का कई लोगों को फ्रैक्शन याद नहीं है, भैया याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन याद रहेंगे तो सवाल जल्दी लगेंगे, वरना गुणा 100 काटना पीटना ये आपको करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, टू आर्टिकल्स के सवाल कैसे आते हैं उन पे चर्चा करते हैं। टू आर्टिकल के जनरली सवाल जो आते हैं वो दो तरह के आते हैं, एक तो सीपी के आधार पे आता है, एक एसपी के आधार पे आता है। ठीक है, दोनों को समझते हैं, दोनों को समझते हैं। सबसे पहले, यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, एक पर 10% का लाभ हो एवं दूसरे पर 10% की हानि हो,
इन्हें बेचे जाए तो होने वाला लाभ अथवा हानि परसेंट क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। देखिए, क्रय मूल्य समान होने का मतलब है कि अगर हमने 100 रुपया में खरीदा है सामान पहली वाली वस्तु को, तो दूसरे को भी हमने 100 में ही खरीदा है। पहले वाले पे 10% का अगर हमें लाभ हो रहा है तो इसका मतलब ये कि हमने 110 में बेच दिया है। दूसरे वाले पे हमें अगर 10% का हानि हो रहा है तो इसे हमने 90 पे बेच दिया है। अगर हम आपसे पूछें कि आपने दोनों वस्तुओं को कितने रुपया में खरीदा था, तो 100 और 100 मिलके कितना हो गया, 200 रुपया। आपने 200 रुपया में खरीदा था, लेकिन बेचने पर आपको कितना रुपया मिला है, तो 110 और 90 200, 200 रुपया ही मिला है। तो क्या हुआ यहाँ पे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। बताने का पर्पज सिर्फ ये था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, और रट्टा मारने वाले इस सवाल को गलत कर देते हैं। सवाल में 1% की हानि भी रहता है और बहुत सारे बालक उसी को टिक करके आते हैं, बाद में पछताते हैं। पछताना ना पड़े इसी के लिए मैं आया हूँ, ठीक है। वो कोर कॉन्सेप्ट जो होते हैं उन्हीं को सिखाने के लिए आया हूँ और मज़ा आ जाएगा आपको सीख के। अगला, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यहाँ देखिए, विक्रय मूल्य समान हो, एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि, बेचा जाए तो होने वाले लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक, कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले, कहना क्या चाहता है ये। इसने कहा दोनों का विक्रय मूल्य समान है, कहने का अर्थ ये है दोनों को बेचा गया है समान रेट पे। 100 रुपये में बेचा गया मान लेते हैं, दूसरे वाले को भी 100 में बेचा गया है। पहले वाले पे इसको 10% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे वाले पे 10% का लॉस हुआ है ना। पूछ रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। उसके ज़रूरी है कि हम क्या करें, पहले अपना कॉस्ट प्राइस पता करें, कितने कितने का हमारा कॉस्ट पड़ा है दोनों। क्योंकि सवाल परसेंटेज ही पूछ रहा है तो इसके लिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात नोट करके मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट एक याद रखिएगा। इस तरह का सवाल अगर आ जाए और दोनों परसेंटेज सेम हो, जैसे यहाँ पर 10% दोनों है, एक पे लाभ हो रहा है एक पे हानि हो रहा है, तो सीधा अगर आपको परसेंटेज में लिखना है कितने परसेंट का हानि हुआ या लाभ हुआ है, वैसे जनरली हमेशा जब भी इस परसेंटेज सेम होंगे तो हानि ही होगा, है ना। हमेशा क्या होगा, अगर सेम रहेंगे तो हमेशा हानि होगा, हमेशा हानि होगा, कभी फायदा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमेशा हानि होगा। अब कितने परसेंट का हानि होगा इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज जो भी दिया हो उसका स्क्वायर कर दीजिए और बटे में 100 कर दीजिए। 10 का स्क्वायर 100, 100 बटे 100, 1% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। 1% की हानि हो जाएगी, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी जानकारी और लीजिए, ये तो हर जगह आपको मिल जाएगा ना। आप यहाँ आए हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, तो जानकारी तो एक्स्ट्रा आपको बनती है देना, ठीक है। इसको कभी कभी क्या करता है कि वो पूछ लेता है कि ये परसेंटेज मान लो अलग अलग हो तो क्या करेंगे, और बाकी इसके अलावा अगर मान लो पैसे में पूछ ले तो क्या करेंगे। सबसे पहला काम रेशियो का तरीका अपनाएंगे, रेशियो का तरीका अपनाएंगे कि रेशियो के तरीके से इसको हम करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला काम, 10% का रेशियो कितना होता है, 10% का रेशियो होता है 1/10। प्रॉफिट हुआ है एक बार लॉस हुआ है। प्रॉफिट के समय हम लिखेंगे कि 10 का जो सामान था वो हमारा 11 में बिका है, और लॉस के समय लिखेंगे कि 10 का सामान जो हमारा है वो 9 में बिका है। पर सवाल ने कहा है कि हमारा विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमने एसीपी लिखा है, ये हमने एसपी लिखा है। हमने कहा हमारा विक्रय मूल्य सेम नहीं है, तो हमारा विक्रय मूल्य सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर होगा, हम ऊपर वाले में इस 9 का गुणा कर देंगे और नीचे वाले में 11 का गुणा कर देंगे, जिससे कि हमारा विक्रय मूल्य सेम हो जाएगा। 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का गुणा करते ही हमारा ये जो 10 था ये 90 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 99 हो जाएगा।
और यहाँ पे हमारा ये 110 हो जाएगा और ये हमारा 99 हो जाएगा। अब देखिए दोनों हमारे सेलिंग प्राइस बराबर है और कॉस्ट प्राइस हमारे अलग अलग है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट का लॉस हुआ है, परसेंटेज कोई भी दिए रहे। इसके अलावा अगर उसने लॉस विक्रय मूल्य दे दिया है दोनों का, तो हम उसके ज़रिए क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी तरीके के सवाल मिलेंगे, हम आगे की जो भी क्लासेस रहेंगे उसमें हम सवाल के ज़रिए इन चीज़ों को समझेंगे, आराम से समझेंगे और अलग अलग तरह के जितने भी सवाल हो सकते हैं वो सारे हम करने की करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट सक्सेसिव चेंज। किस तरीके से लगातार चीज़ों को, किसी वस्तु को बेचा जाता है। जैसे ए ने एक लैंप बी को 20% के लाभ पर बेचा, बी ने उसी लैंप को 15% लाभ पर सी को बेचा, जिसे सी ने 2760 रुपये में खरीदा, सी ने खरीदा। तो सीधा सा आप लिखते चले जाइए। हम क्या करेंगे, हम 100 मान लेंगे। ए ने 100 वाला सामान बी को बेचा, 20% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 20% के प्रॉफिट का मतलब 120 में बेचा बी को। फिर उसके बाद बी ने क्या किया, 15% के लाभ पर सी को बेच दिया, 15% का प्रॉफिट लिया और सी को बेच दिया। आप 15% बढ़ा दीजिए किसका, 120 को। 10% 12 होगा, 5% 6 होगा, 10% 12 होगा और 5% कितना होगा, 6 होगा, 12 6 18, 18 बढ़ा दीजिए 138 हो जाएगा। अब यहाँ पे सी का कितना आ गया रेट, 138 आ गया, पर सवाल के हिसाब से कितना है, 2760 है। तो हमने कहा कि जो 2760 है वही हमारा 138 होना चाहिए। इसने पूछा ए का क्रय मूल्य, मतलब 100 का वैल्यू निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। इसी को हल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। 2 बार में कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 2 बार में काट दिया तो 2 गुणे 100, सॉरी 2 नहीं है 20 हो जाएगा भैया, जीरो भी तो है। कितना आ गया, 2000। तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना था, 2000 था। अगर बी का पूछ रहे तो क्या करेंगे, 120 का मान निकाल देंगे। इस 100 के जगह पर क्या रख देना, 120 निकाल देना, ये आ जाएगा। ए और सी का अंतर पूछ ले तो आप 38 का मान निकाल देना, है ना। ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। तो जितने भी सवाल बनेंगे बहुत आसान होते हैं, आराम से हम कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हम सवालों के जरिए सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मार्केट कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केट कॉन्सेप्ट देखिए, मार्केट कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले कोई एक, जैसे ये पेन है, ये पेन सबसे पहले मार्केट में आने से पहले ये किसी कंपनी में, किसी उद्योग कंपनी में या फैक्ट्री में पहले ये बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है फैक्ट्री। फैक्ट्री में कोई वस्तु बनती है, फैक्ट्री में बनने के बाद क्या होता है, उस प्रोडक्ट को होलसेल वाले को दिया जाता है, होलसेल वाले को। ठीक है ना। होलसेल वाला क्या करता है, होलसेल से डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, वो शॉप्स को देते हैं, छोटी छोटी शॉप्स को देते हैं। अब ये शॉप से ग्राहक सामान आके ले लेता है। तो हमारा जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है किससे होता है, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन शॉप से वाले से होता है। और जब कभी बाई चांस हमको डिस्ट्रीब्यूटर से सामान मिलता है तभी हम कहते हैं कि हमको सस्ते मिल गया। अभी समझते हैं क्यों सस्ते मिल जाता है, होलसेल ले लेते हैं तो सस्ते में पड़ जाते हैं। कभी कभी कहता है ना, फैक्ट्री से माल सीधा उठा रहे हैं तो सस्ते में दे रहे हैं, तो फैक्ट्री से माल उठाएंगे तो और सस्ते में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो यहाँ पर मूल्य का निर्धारण किस तरीके से किया जाए ताकि सबको प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि प्रॉफिट के लिए ही सारा कुछ हो रहा है, सारा खेल प्रॉफिट का है। हर कोई प्रॉफिट के लिए ही व्यापार कर रहा है। तो प्रॉफिट के लिए क्या है कि हमें अपने रेट को ऐसा रखना पड़ेगा ताकि हमें प्रॉफिट हो। जैसे कोई सामान है, मान लेते हैं वो फैक्ट्री में बन के तैयार हुई है अगर 100 रुपये में, तो फैक्ट्री वाला क्या करेगा, फैक्ट्री वाला ही एमआरपी निर्धारित कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, होलसेलर नहीं निर्धारित करता, ना डिस्ट्रीब्यूटर करता है। एमआरपी का निर्धारण कौन करेगा, फैक्ट्री वाला करेगा, मार्जिन बढ़ा के। मान लेते हैं 50% बढ़ा दिया, लिख दिया भैया एमआरपी 150 रुपया,
मतलब आपको एमआरपी कितना दिखेगा, 150 रुपया दिखेगा। होलसेलर इसको खरीद लिया, होलसेलर के पास जब ये जाएगा तो वो 150 के हिसाब से नहीं पे करेगा, वो इसके हिसाब से मार्जिन दे के देगा। ये फैक्ट्री वाला कहेगा भैया 10 रुपया हम मार्जिन ले रहे हैं, आप हमसे 110 का माल लेके जाइए। ठीक है, अब ये 110 में मिला, पर यहाँ पर भी उसको प्रिंट रेट कितना दिख रहा है, 150 ही दिख रहा है। फिर वही सामान डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूटर कितने में लेगा, 110 में तो लेगा ही नहीं, ये देगा ही नहीं 110 में, तो वो लेगा क्या, ज़्यादा में देगा। मान लेते हैं 130 में दिया, ठीक है, 130 में दिया। अब 130 यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, उसको शॉप वाले को देगा, शॉप वाले को इससे बढ़ा के देगा। मान लेते हैं 140 रुपये का दे दिया। अब ये 150 का रेट लिखा था, एमआरपी कितनी लिखी थी, 150 लिखी थी, पर शॉप वाले को कितने में मिला है, शॉप वाले को वो सामान पड़ा है 140 रुपये का। इसका मतलब इसके शॉप वाले के पास कितने का मार्जिन है, 10 रुपया का मार्जिन है। मतलब वो 10 रुपया का मार्जिन ले सकता है। अपने दोस्त के लिए हो सकता है वो 5 रुपया कम कर दे, या किसी के लिए कह दे भाई मैं खरीद मूल पे ही ला रहा हूँ, मैं तो काम नहीं कर सकता, है ना। तो वो सारी की सारी लड़ाई किसके लिए है, ये 10 रुपये के लिए है, और इस तरीके से रेट निर्धारित होते हैं। ये है हमारा मार्केट कॉन्सेप्ट। अब इसी पे आते हैं चीज़ें हमारी, CP, SP, MP, ये सारी चीज़ें इसी पे आती हैं और इसी को हमको समझना है। आगे बढ़ते हैं। CP/MP का रेशियो का है सबसे पहला, बहुत शानदार चीज़ है, कभी गलत नहीं हो सकता और एकदम आसानी से उत्तर आ जाएंगे। परसेंटेज में हमने एक चीज़ पढ़ा था, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, उसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, कॉस्ट प्राइस को बढ़ाया जाता है परसेंटेज से, तो बनता है MP, MRP बनता है। और MRP पे ही हम छूट देते हैं, छूट देते हैं। छूट कई प्रकार की हो सकती है, एक छूट हो सकती है, दो छूट हो सकती है, ठीक है ना, तीन छूट होती है, कितनी भी छूटें हो सकती हैं। तो छूट देते हैं और छूट के बाद ही कोई वस्तु बिकती है। छूट का मतलब होता है प्रतिशत कमी, परसेंटेज में कमी। छूट का सीधा सा मतलब है, ये बट्टा वट्टा पढ़ाते हैं ना, ये सब फर्जी काम है, कोई बट्टा वट्टा कुछ चीज़ है ही नहीं, सब है परसेंटेज में कमी। चैप्टर है दे दिए अलग बट्टा, पता नहीं कैसा बट्टा है, बट्टा तो कुछ नहीं है भाई, सब परसेंटेज में कमी है। आप परसेंटेज कमी करना सीख जाओ, बस हो गया काम आपका, ठीक है ना। परेशान मत होना, ये बट्टा वट्टा कुछ नहीं है, सब परसेंटेज में कमी है। आप परसेंटेज को अच्छे से सीख लीजिए, समझ लो सारा बेड़ा पार, ठीक। ये याद रखिएगा, रिलेशन है इनके बीच में। जैसे अगर 100 वाला सामान है, उसे 40% बढ़ा के मार्क कर दिया गया, 140 रुपया हो गया। उसके बाद इस पे 10% की छूट दे दी गई, MRP पे कितने का, 10% की छूट दे दिया गया, 14 रुपया कम हो जाएगा। 14 रुपया कम होकर कितना हो जाएगा, 14 आप घटा दीजिए इसमें से, 126 रुपये। कितने में बिक रहा है, 126 में बिक रहा है। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया, MRP कितनी है, 140 है, सेल कितने में हो रहा है, 126 में हो रहा है। अगर हम आपसे पता करें कि भैया ये बता दो हमें फ़ायदा कितने का हुआ, तो कितने का फ़ायदा दिख रहा है, तो मेरे भाई 26 रुपये का फ़ायदा दिख रहा है। परसेंटेज में पूछूँ तो बेस अगर हमारा 100 जब भी रहेगा, परसेंटेज का चिन्ह लगा दो, बात हो गई खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, डिस्काउंट आ गया ना, डिस्काउंट के पहले थोड़ा एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए कभी भी छूट, अभी डिस्काउंट में ही समझ लेंगे, ठीक है, चलिए डिस्काउंट में ही समझ लेते हैं क्या है बातों में। डिस्काउंट, डिस्काउंट तो पहले जान लो कि कितने प्रकार का होता है। एक तो परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है, और एक के साथ एक फ्री, कहते हैं ना फ्री वाला कॉन्सेप्ट, दो खरीदो एक पाओ, वो वाला तरीका। तो दो तरीके से होता है। परसेंटेज में एक परसेंटेज 10% की छूट दे दे, 10% की, 20% की, दो छूटें दे दें, है ना, 10% की, 20% की और 30% की, छूट पे छूट दिए जा रहे हैं, ढेर सारे दे दें। फ्री वाले में क्या करता है, कहता है कि 4 वस्तु खरीदी, एक फ्री, 4 पे एक फ्री, 5 वस्तु पे 2 फ्री।
FA छूट देता है। तो इन्हें कैसे करते हैं ये चीज़ें सीखेंगे। और इससे पहले एक चीज़ सीख लेते हैं ज़रा जल्दी से, जो वरना छूट जाएगी, फिर सवाल में ही बताना पड़ेगा। पहले सीख लेते हैं जल्दी से उसको, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए, जब भी आपको लाभ या हानि परसेंट दिया जाए, जब भी लाभ परसेंट या हानि परसेंट दिया जाए और साथ ही साथ छूट दिया जाए, ये दोनों चीज़ अगर सवाल में गिवन हो, दिया जाए, तो आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम CP और MP का रेशियो लिखते हैं। और वो रेशियो बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे सवाल पूछ लेता है। कैसे लिखते हैं? 100 माइनस छूट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अगर हानि दिया गया है तो माइनस लॉस परसेंट। ये तरीका है, ठीक, ये तरीका है लिखने का। इस तरीके से लिखा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। डिस्काउंट मान लेते हैं 10% का डिस्काउंट देना है। एक डिस्काउंट तो आराम से दे सकते हैं। हमने कहा 100 है MRP, 10 का डिस्काउंट दे दिया, 90 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 10% से और 10% से दो डिस्काउंट दे दिया। हमने कहा ठीक है, 100 है, पहली बार 10% से डिस्काउंट दिया, 90 हो गया, फिर से 10% का डिस्काउंट दे देंगे, 9 कम हो जाएगा, 81 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से कर लेंगे। हमने कहा 20% का डिस्काउंट दे दो और 30% का दे दो और 10% का दे दो, तीन तीन डिस्काउंट दे दिए, कोई समस्या ही नहीं है हमारे लिए। तो हमने वो तरीका सीखा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा भाई देखिए, सबसे पहली बात, 100 रुपया था, क्रम मायने नहीं रखता, आप पहले चाहे जो करिए। हम पहले 30% का डिस्काउंट दे दे रहे हैं, 70 हो गया। फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया, 14 कम कर दिया, 6 और 56, 56 हो गया। फिर 10% का डिस्काउंट दे देंगे, 5.6 कम हो जाएगा और आ जाएगा 4, 0 और 5, 50.4, ठीक। पूछ ले नेट डिस्काउंट कितने का हुआ, यहाँ पे कितने का हुआ था, 10 का डिस्काउंट हुआ था। यहाँ पे कितने का हुआ था, कितने का हुआ था, देखिए 100 था, 81 हो गया, 19% का डिस्काउंट हुआ नेट। यहाँ पर नेट डिस्काउंट कितने का हुआ, तो नेट डिस्काउंट आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर 49.6% का डिस्काउंट हुआ है। तो ऐसे डिस्काउंट निकाला जाता है। इसके लिए कोई आप ये फार्मूला रटने की ज़रूरत मेरे हिसाब पे तो नहीं है, बाकी आपकी श्रद्धा है। बहुत ज़्यादा पसंद है आपको ये फार्मूला तो भैया रट लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अपने बालकों को, अपने बच्चों को, अपने यहाँ के स्टूडेंट को जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ, वो ओरली ये सारे काम करते हैं, उनको पेन नहीं उठाना पड़ता, वो ऑप्शंस को आराम से लगा देते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप भी लगाइए, है ना, थोड़ा सा कंपटीशन में दम आ जाए, क्योंकि सवाल बनाए नहीं जा रहे हैं ढंग के, सब आसान आसान सवाल ही जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ज़रा फ्री वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। फ्री वाला केस क्या होता है, किस तरीके से फ्री देते हैं भैया, 2 पे 1 फ्री, 3 पे 2 फ्री, है ना। इसका भी सीन समझ लेते हैं क्या है। चलिए समझ लेते हैं। जैसे हमने कह दिया 4 वस्तु अगर खरीदा, 4 वस्तु अगर कोई खरीदेगा तो हम उसको 2 फ्री देंगे, 2 फ्री देंगे। तो डिस्काउंट कितने का बन रहा है, तो इसको ज़रा ऐसे समझिए। एक दुकानदार है, ठीक है, ये दुकानदार ने तो 6 सामान लेकर 6 का 6 का रेट दिया होगा ना, 6 का पैसा दिया है कि नहीं दिया है, 6 के 6 का पैसा दिया है। ग्राहक से कितने का पैसा ले रहा है, कह रहा है ग्राहक से 4 का पैसा लेगा, तो का दो वो फ्री में दे देगा क्या, नहीं, वो अपने सामान के रेट में बढ़ोतरी करता है, किसी प्रकार का मैनिपुलेशन कर देता है, जिससे कि उसका प्रॉफिट मैनेज हो जाए किसी तरीके से। तो हम ऐसे समझेंगे, हमने कहा 4 वस्तु ये है, 2 वस्तु ये है, ग्राहक ने, सॉरी दुकानदार ने तो पूरी 6 वस्तु खरीदी, और 6 पे कितना फ्री दे रहा है, 2 फ्री दे रहा है। तो 2/6
मतलब 1/3, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% का। क्लियर बात। बात आ जाए 5 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री, तो क्या हो जाएगा इसका छूट परसेंट। 5 2 7, टोटल 7 दुकानदार ने खरीदा होगा, 2 को फ्री दे रहा है, 2/7। अब जरा 2/7 को परसेंटेज में निकाल लीजिए इंटू 100 करके, तो 200 भागे 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 6 बचा, 6 और 60 हो गया, 7 अठे 56, 4, ये आ गया भाई 28 सही 4/7% की क्या हो जाएगी, इसको छूट हो जाएगी। तो इस तरीके से छूट वाले जो फ्री वाला देता है वो होता है। अब आते हैं डिसऑनेस्ट, बेईमान। 2 तरीके से बेईमानी करता है, जनरली करता तो वजन में, एक तो वजन में करता है, दूसरा खरीदते समय। दुकानदार जो है वो 2 जगह से काम करता है, एक तो वजन में गड़बड़ी करता है और दूसरा खरीदते टाइम खूब जो है ना डिस्काउंट ले ले तो होता है। वजन वाले को समझते हैं पहले। वजन में, वजन में कैसे करता है, कहता है कि 1 kg मतलब कि 1000 ग्राम, सॉरी यहाँ पे 1 kg 1 किलो की बजाय ग्राहक को 800 ग्राम देता है। 1 किलो देना था पर उसने 800 ग्राम दिया, इसका मतलब क्या हुआ, मार दिया घपलाबाजी, कर लिया 200 ग्राम का फायदा। कैसे, देखिए इस तरह के। अभी हाँ इसमें एक ध्यान रखना, इसको करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना वो है रेशियो से, कभी गलत नहीं होगा। आप एक तरफ लिख दीजिए दुकानदार और एक तरफ लिखिए ग्राहक, है ना। एक तरफ आप लिखिए कि जो शॉप वाला है दुकानदार उसका हिसाब लिखिए, एक तरफ लिखिए ग्राहक। तो भैया दुकानदार ने अपने पास से कितना दिया, तो दुकानदार ने अपने पास से 800 ग्राम दिया, पर ग्राहक ग्राहक को कितना मिला, ग्राहक को मिला 1000 ग्राम मिला। ग्राहक को 1000 ग्राम मिला, कितने का हमको फ़ायदा दिख गया दुकानदार के हिसाब से, 200 ग्राम का। जो दुकानदार का फ़ायदा 200/800, हल करेंगे 1/4, और 1/4 का मतलब 25% का प्रॉफिट। अगर यही कह दे कि ग्राहक को कितने का नुकसान हुआ है, तो 200 ग्राम का नुकसान हुआ है, पर ग्राहक ने कितना दिया है, 1000 दिया है, तो इसलिए ग्राहक को हमारा नुकसान कितने पड़ेगा, इंटू 100 कर दीजिएगा आप, तो 20% का, कितने का आ जाएगा, 20% का नुकसान दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब इसके अलावा जैसे मान लो कि ग्राहक है, पहले खरीदते समय भी उसने कुछ डिस्काउंट ले लिया, खरीदते टाइम भी डिस्काउंट लिया और बेचते समय वजन में गड़बड़ी कर दी। खरीदते समय 10% का डिस्काउंट ले लिया और बेचते समय 1 kg के बजाय 900 ग्राम ही दिया, 1 kg के बजाय 900 ग्राम ही दिया, तो उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ये चीज़ समझते हैं। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरफ आप लिख लीजिए शॉप वाले को, दूसरी तरफ ग्राहक वाले को। शॉप वाले ने क्या किया भाई, सिंपल सा काम किया, 10% का छूट पे ले लिया, मतलब 100 वाला सामान था उसको 90 में ले लिया, और देते वक्त क्या किया, अपने पास से 900 दिया और ग्राहक को कितना दिया, 1000 दिया। बस दोनों को गुणा कर, जो कट रहे हैं काट देंगे, 1 2 3 जीरो तो 3 जीरो कट गया, 9 9 81 और 10 ये हो गया 100। मतलब कि 81 वाला सामान को 100 में दे रहा है, कितने का फ़ायदा हो रहा है, 19 का फ़ायदा हो रहा है। 81 पे गुणा 100 करेंगे और हमारे पास प्रॉफिट परसेंट उसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं। जैसे डिसऑनेस्ट वाला हो गया, है ना, डिस्काउंट का हो गया, CP MP SP का हो गया, मार्केट प्राइस हो गया, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के हिसाब से जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में है,
है ना, लगातार किसी वस्तु को बेचें, वो भी हो गया। ये हमारा था टू आर्टिकल बेचने वाला, ये खरीदने वाला टू आर्टिकल। और ये हमारा है क्वांटिटी इक्वल, ठीक है, ये मनी इक्वल, है ना। और ये हमारा बेसिक जो था, क्रय मूल्य क्या होता है। तो कुल मिला के हमने सारे टॉपिक इसमें से कर लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम केवल सवाल करेंगे, और इन्हीं इतने ही टॉपिक से सारे सवाल हो जाते हैं। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट सीखने की आवश्यकता प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं है। तो चलिए, इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।